आई संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और आज इनवाइट करेंगे हितेश जेठरा अंकल को। हितेश अंकल आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। हाँ जी, मैं सत्संग स्टार्ट करता हूँ। तो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई 1998 में। तो 1998 में मैं जब मेरे हुआ था, मैं गुरु जी के पास आया था। उस वक्त मतलब हमें किसी ने गुरु जी के बारे में बताया। गुरु जी से मिलने आए गुरु जी के पास, क्योंकि हमें बहुत ही ब्लीक पिक्चर दिखाई थी कि भाई मेरे ब्रदर का जो कैंसर था वो बहुत ही फैला हुआ था, और हमें कहा गया था कि भाई अब इसमें कोई होप नहीं है। तो इसलिए तब फिर हम गुरु जी के पास आए थे। और गुरु जी के पास जब आए तो पहली बार में ही गुरु जी ने बोला कल्याण कर दिखा। तो हमारे लिए तो उतना ही बहुत था, गुरु जी का उतना बोलना, और हमारी पूरी लाइफ गुरु जी के इर्द गिर्द घूमने लग गई। वहीं से हमारी गुरु जी के साथ जर्नी स्टार्ट हो गई। उसके बाद मेरे ब्रदर का भी मतलब जब उसके बाद उसका सीटी स्कैन हुआ तो स्टमक, लिवर और किडनी, तीन जगह पे उसका वो आया था अभी भी, कैंसर की डिटेक्शन थी कि उसके बाद भी, सर्जरी के बाद भी। तो हमने गुरुजी को बताया कि गुरुजी ऐसा है। तो गुरुजी ने कहा दोबारा टेस्ट करा लो। जब हमने दोबारा टेस्ट कराया तो बिल्कुल सब कुछ क्लियर था। एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली क्लियर। तो ये गुरुजी की ही बस ब्लेसिंग है कि उसके बाद से हमारी गुरुजी की जर्नी स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद मैं कुछ साल गुरुजी के पास नहीं आ सका, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नहीं जुड़ पाया गुरुजी से। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है गुरुजी, क्या है, कितनी बड़ी शक्ति है, मुझे नहीं समझ में आ रहा था। तो इसलिए मैं उनके साथ नहीं जुड़ पाया। फिर 2004 में पापा को हार्ट अटैक आया था, बहुत मैसिव हार्ट अटैक आया था। एक साइलेंट हार्ट अटैक आया, फिर दूसरा मैसिव हार्ट अटैक आया। ही वॉज डिक्लेयर डेड इन एम्स। वहां से गुरुजी ने उनको रिवाइव किया था। तो उसके बाद फिर मैंने मतलब मन में ये सोचा था कि जब अगर गुरुजी ने पापा को ठीक कर दिया तो मैं फिर गुरुजी के दर्शन करने एक बार आऊंगा। तो मैं दर्शन करने उनके आया, और वहां से फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो जैसे ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ा, उसके बाद से बस शुरू ही होता गया। बस वहां से मेरी लाइफ का बिल्कुल 180 डिग्रीज टर्न स्टार्ट हो गया। तो उसके बाद फिर ये हुआ मेरे को, एक बार मैं गुरुजी के दरबार में एम्पायर स्टेट में बैठा हुआ था। तो मेरे मन में बड़ा ख्याल आ रहा था कि गुरुजी मैं तो मतलब बहुत ही होपलेस केस हूँ, मैं बहुत बहुत ही बहुत बुरा, बहुत ही नीच इंसान हूँ। तो मेरा मेरा क्या होगा गुरुजी, मेरे को तो कभी आपकी सेवा भी मिल नहीं सकती। तो मेरा क्या होने वाला है, मेरे को प्लीज कुछ कुछ बताओ, कुछ मेरे को रास्ता दिखाओ। मेरे को तो कुछ होप दिख ही नहीं रही, आपके पास आया हूं तो भी मुझे अंधकार ही दिख रहा है। मेरे को कहीं कोई होप नहीं दिख रही अपने लिए। तो मैं, मेरे अंदर बहुत ना कश्मकश चल रही थी। उसके बाद फिर ये मन में मेरी बात चल रही थी, गुरुजी से कोई बात हो नहीं रही थी। तो उसके बाद मेरे आगे जब चाय प्रसाद सर्व हुआ तो मैंने चाय प्रसाद का गिलास ले लिया, वो मैंने हाथ में पकड़ लिया, और बहुत बहुत टाइटली मैंने उस गिलास को पकड़ लिया। मेरा हाथ जल रहा था, बहुत जल रहा था, और मेरे मन में अंदर से मैं तड़प रहा था। मैं कह रहा था गुरुजी मुझे मुझे जवाब दो, मुझे बताओ गुरुजी मेरा क्या होगा। खैर उसके थोड़ी देर बाद मैंने वो चाय प्रसाद पी ली, फिर लंगर हुआ। फिर उसके बाद जब आज्ञा लेने का टाइम आया, तब गुरुजी एकदम से सिंहासन से खड़े हो गए, और ये अनाउंसमेंट हो गई कि गुरुजी अब कमरे में जा रहे हैं, सब लोग आज्ञा लेने। तो मेरे को भी मौका मिला, मैंने गुरुजी के बिल्कुल आगे, मेरे को मौका मिला गुरुजी को माथा टेकने का। तो जब मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका तो गुरुजी की मनाही होती थी उनको टच करने की, कि जब तक उनकी परमिशन नहीं है उनको टच नहीं करना। तो मैंने उनको टच नहीं किया, उनके चरणों के बीच में जो कारपेट है मैंने वहां पर हाथ रख के मैंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने तब अपना एक पैर, आई थिंक राइट राइट चरण था उनका, वो अपनी जुत्ती में से निकाला और मेरे उस हाथ पे रख दिया। मतलब मेरा तो दिमाग ही बिल्कुल घूम गया, मेरा भी माथा ही टेका हुआ था, मैं तो वहीं का वहीं, मेरा दिमाग घूम गया कि ये एकदम से गुरुजी ने क्या कर दिया। और बस पता नहीं कितने सेकंड्स ऐसे गुरुजी ने करके रखा। उसके बाद गुरुजी ने अपनी जुत्ती वापस डाली एंड ही जस्ट वॉकड अवे, अपने रूम में चले गए। ना मैंने कुछ गुरुजी को बोला, ना गुरुजी ने कुछ मेरे को जवाब दिया, पर उन्होंने मतलब मेरे सवाल का मुझे जवाब दे दिया। ही गेव मी द रीएश्योरेंस कि आई एम देयर, आई विल टेक केयर, यू डोंट वरी। तुम आते रहो, सब कुछ मैं देख लूंगा, तुम्हारी लाइफ मैं संचालित करूंगा, आई विल डू व्हाट नीड्स टू बी डन। सो ऐसे करके
हुआ। उसके बाद बस फिर गुरुजी ने मेरी सेवा लगाई, मेरी पार्किंग में गुरुजी ने सेवा लगा दी। फिर ऐसे चलता रहा, क्लेयर फार्म में हुआ, वहां पे फंक्शन हुआ तो वहां गुरुजी ने सेवा लगाई। बस उसके बाद गुरुजी ने अपने सेवा में ही रखा, थ्रू आउट गुरुजी ने बस अपने सेवा में रखा। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि घर हमें पापा को कैसे ब्लेस किया। तो हम लोग सरकारी घर में रहते थे, मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे। तो गुरुजी ने बोला एक बार भाई अपना घर ले लो, अपना जमीन लेके कोठी बनानी है, गुड़गांव में ले लो, सुशांत लोक ए ब्लॉक में। मैंने कहा ठीक है। इन्होंने जब वहां पे जाके सर्वे करना स्टार्ट किया, देखा भाई प्रॉपर्टी तो बड़ी महंगी है। उन्होंने आके गुरुजी को बताया कि गुरुजी ये तो बड़ी महंगी है, हमारे तो बिल्कुल बजट के बाहर है। और गुरुजी ने ये भी बोला था कि 500 गज की जमीन लेनी है, 500 गज की कोठी बनानी है। मैंने कहा भाई इतना तो गुरुजी हम तो जमीन ही नहीं ले पाएंगे, घर कहाँ से बनाएंगे इसमें, कंस्ट्रक्शन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, जमीन में ही सारा लग जाना है। तो गुरुजी ने मतलब बोलने की कोशिश की, उनको बताने की कोशिश की कि ले लो, लेकिन आप पापा का स्पेशली काफी मतलब वो अपना दिमाग और अपनी कैलकुलेशन पूरी कि भाई हम तो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो फिर गुरुजी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम जीके में देख लो। तो उन्होंने जीके में देखना स्टार्ट किया। फिर कुछ दिन बाद वहां कुछ बात नहीं बनी, तो अच्छा शंकर रोड में देख लो, अच्छा आर के पुरम में देख लो, अच्छा यहाँ देख लो, अच्छा वहां। 6 महीने गुरुजी ऐसे मम्मी पापा को पूरी दिल्ली के चक्कर कटवाते रहे, दिन रात। मतलब सुबह निकलते थे, शाम को आते थे, पूरा दिन ये लोग चक्कर काटते थे और जाके घर ढूंढते थे। इनको कहीं घर नहीं मिलता था। थक हार के वापस आए गुरुजी, कहीं कुछ बात नहीं बन रही। गुरुजी ने कहा अच्छा नहीं मिल रहा कुछ, चलो फिर सुशांत लोग ए ब्लॉक में ले लो। जहां से गुरुजी ने घुमाना शुरू किया था, घुमा फिरा के वापस वहीं लेके आए। अगर पहली बार में ही उनकी बात मान ली होती, अगर पहली बार में ही अपना दिमाग ना चलाया होता तो आराम से वही काम बन जाता। लेकिन अपना दिमाग चलाने की वजह से 6 महीने उनको धक्के खाने पड़े। और 6 महीने पहले जब स्टार्ट की थी जर्नी, तब 9,000 का रेट चलता था वहां पे, अब 14,000 का रेट हो गया 6 महीने बाद। लेकिन गुरुजी की इतनी कृपा कि गुरुजी ने वो प्लॉट पहले से ही देख रखा था, वही सुशांत लोक ए ब्लॉक जो 6 महीने पहले गुरुजी ने बोला था, वहीं पे गुरुजी ने घर दिलवाया। और उसी रेट में दिलाया। रेट 14,000 हो चुका था, लेकिन इनको 9,000 के रेट में ही हमें मिल गया। वो उसको कोई अर्जेंसी थी, बेचने की जल्दी थी उसको, तो उसने इसलिए हमें सस्ते रेट में बेच दिया। वो रीजन तो कुछ भी बनना होता है, वो तो सब गुरुजी की कृपा होती है, जो वो चाहते हैं वही होता है। चलो जमीन आ गया, उसके बाद घर कैसे बनाए। अभी कहीं कहीं से पैसे आने लगे, कहीं कहीं से उनको पैसे मिलने लग गए। हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जो डिस्प्यूटेड थी, उस पर बहुत झगड़े चल रहे थे। तो वहां से कोई उम्मीद नहीं थी, हम तो छोड़ चुके थे कि यहाँ तो भाई झगड़े में क्या पड़ना है, यहाँ से कुछ नहीं मिलना। एक दिन फोन आ गया कि अच्छा जी वो सॉर्ट आउट हो गया है, वो बिक गया है, और तुम्हारा जो हिस्सा है हम वो देने आ रहे हैं घर पे। घर बैठे हमें हमारा हिस्सा मिल गया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा, कुछ बात नहीं करनी पड़ी। क्यों क्यों मिल गया? क्योंकि गुरुजी की कृपा थी, क्योंकि गुरुजी ने पहुंचाना था। तो जब गुरुजी रास्ता दिखाते हैं तो फिर उसका रास्ता भी गुरुजी ही बनाते हैं। वो आगे का भी रास्ता गुरुजी ने ही देखना है कि हम कैसे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। वो गुरुजी की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं है। तो ऐसे करके हमें वहां से मिल गया। उसके बाद पैसा कम पड़ रहा था, पापा बैंक में गए पैसा विड्रॉ करने। तो बैंक वाले बोलने लगे भाई ऐसे आप सब पैसा विड्रॉ कर लोगे, अकाउंट खाली करोगे, हमारा बैंक कैसे चलेगा? तो पापा ने बोला भाई मेरे को तो लोन की जरूरत है, मैं तो इतना मतलब पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ कहीं से भी हो जाए। तो उन्होंने कहा लो जी हम दे देते हैं, हमसे ले लो लोन। तो सरकारी बैंक से, एंड मम्मी पापा दोनों रिटायर्ड 60+ थे उस वक्त, उसके बाद भी उनको सरकारी बैंक से लोन मिल गया, बैठे बिठाए इस तरह लोन मिल गया, जो कि इम्पॉसिबल चीज है। सब गुरुजी की कृपा है, उन्होंने करवाना होता है, सारे रूल्स गुरुजी चेंज कर लेते हैं, सारा माइंड बदल देते हैं, सब कुछ हो जाता है, और गुरुजी की कृपा से हमारा घर बन गया। तो ये तो बस यही है कि गुरुजी का बस हुक्म मांगना है, और गुरुजी सब कुछ हमारा वही देखते हैं। फिर एक बार excuse me, एक बार थर्सडे का दिन था। तो मेरे एक फ्रेंड था, जानकार था, तो वो इंसिस्ट करके मेरे को उसने बुलाया कि भाई तुम भी आ जाओ, मेरी फैमिली आ रही है, मैं उनको मिलवाना चाहता हूँ, तो तुम प्लीज आ जाओ। तो हमारा दिन फ्राइडे का था और हम थर्सडे को पहुंच गए। मैं पहुंच गया अकेला। तो जब पहुंचे तो थोड़ी देर बाद एकदम से एम्पायर स्टेट की लाइट्स बंद कर दी, एकदम डिम कर दी लाइट्स, एकदम बंद, शब्द बंद कर दिए। जो जहां खड़ा था सबको बोल दिया भाई अपनी जगह पे बैठ जाओ। गुरुजी ने अपने दोनों हाथ ऐसे जोड़ लिए, फोरहेड के ऊपर उन्होंने कर लिए थे अपने दोनों हाथ, और गुरुजी समाधि में चले गए थे। गुरुजी ने समाधि में गए और फिर जब उन्होंने अपने हाथ खोले तो उनके हाथ में सचखंड का प्रसाद आया था।
वो गुरुजी कहते हैं मेरे को ऊपर से आया था, हुक्म आया था कि एक अंकल थे, उनके लिए वो प्रसाद उनको प्रोड्यूस करना था। उनको शायद ब्रेन कैंसर थी, उनके लिए उन्होंने वो प्रसाद प्रोड्यूस किया था। वो प्रसाद एकदम गरम, एकदम बर्निंग हॉट, एकदम जब प्रसाद गुरुजी ने उसको प्रोड्यूस किया था, गुरुजी के हाथ भी एकदम लाल हो गए थे उससे। फिर वो प्रसाद उन्होंने वो अंकल के हाथ में दिया। उसके बाद फिर गुरुजी ने, शायद संगत जो देख रही होगी, सारी संगत बैठी थी उनके आगे, उनका शायद मन ललचा रहा होगा देख के कि गुरुजी आए, गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद निकाला है, हमें भी मिल जाए। तो गुरुजी ने सोचा कि चलो मैं सब में बांट देता हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उसमें से गुरुजी थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको बांटने लग गए। तो जैसे जैसे वो देते गए, खबर भी फैल गई, लोगों ने फोन करनी शुरू कर दिए, बाहर से संगत आती गई, 400 500 संगत हो गई। पौना घंटा घंटा गुरुजी कंटिन्यूअस प्रसाद बांटते रहे। उस एक लड्डू में से, जो सचखंड का प्रसाद आया था, उसमें से गुरुजी प्रसाद बांटते रहे। आधा पौना घंटा कंटिन्यूअस वो प्रसाद खत्म नहीं हुआ, बढ़ के वो और बढ़ गया। जब तक वो सबको, सारी संगत को उन्होंने दे दिया, तब तक वो प्रसाद और बढ़ गया था। और उसके बाद वो प्रसाद उन्होंने उन अंकल को दे दिया कि ये तेरी ब्लेसिंग है, अगले 10 साल के लिए मैंने तेरे को ब्लेस कर दिया है। उसके बाद गुरुजी ने जल मंगवाया। उस जल में जब गुरुजी ने अपने हाथ डिप के, एक बाउल में जल आया उनके लिए, गुरुजी ने अपने हाथ उसमें डिप किए। जब उसमें डिप किए, वो एकदम पानी का कलर चेंज हो गया। वो पानी बिल्कुल ट्रांसलूसेंट, जैसे नारियल पानी होता है क्लाउडी सा, वैसा कुछ हो गया। एकदम से उसका रंग चेंज हो गया। फिर वो प्रसाद, वो जल, वो सारी संगत में बटा। तो आई वॉज फॉर्चुनेट कि उस दिन मैं, मेरा फ्रेंड मेरे को लेकर गया, और शायद गुरुजी का ही बुलावा था। गुरुजी ने सचखंड का प्रसाद भी दिया अपने हाथों से, और गुरुजी ने वो जल भी दिया हमें। उसके बाद हम बैठे हुए थे, गुरुजी कहते हैं बैठे क्या हो, देखो मेरे स्वरूप में, देखो कैसे नजारे देखो, मेरे स्वरूप में देखो, अमृत आ रहा है। तो हम लोग खड़े हो गए, सब खड़े हो गए। मैं बिल्कुल स्वरूप से समझो 1 फुट या 1.5 फुट की दूरी पे खड़ा था, बिल्कुल आगे आगे खड़ा था। पीछे से लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही थी शीशे में। मैंने देखा स्वरूप का शीशा बिल्कुल साफ था, एकदम साफ शीशा था। और देखते ही देखते मेरे आंखों के सामने उसमें से अमृत बिल्कुल रिसने लग गया, बिल्कुल अमृत उसमें से टपकने लग गया। ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुई, फिर वो ड्रॉपलेट्स धीरे धीरे नीचे बह बह के नीचे आने लग गई, रिसने लग गई। हमने अपने आंखों से बिल्कुल देखा है अमृत को प्रोड्यूस होते हुए गुरु जी के स्वरूप में। सारे स्वरूप में, जितने स्वरूप थे, सब में उस दिन अमृत की वर्षा हुई थी, सब में अमृत आ गया था। फिर उसके बाद एक बार हम लोग मंदिर में सेवा कर रहे थे, तो गुरुजी आए। गुरुजी ने आके पापा से बात की, पूछा भाई बेटा क्या कर रहा है। तो पापा ने बोला भाई ये बिजनेस कर रहा है अभी। गुरुजी ने कहा नहीं, बिजनेस बंद करे, अभी नौकरी करे। तो मैंने नौकरी देखना स्टार्ट किया, उसी दिन बिजनेस वगैरह सब बंद करके नौकरी देखना स्टार्ट कर दिया। 1-2 महीना हो गया, टाइम निकला, थोड़ा ढूंढा मैंने, कहीं कुछ मेरे को सूटेबल मिल नहीं रहा था। सो कुछ टाइम बाद फिर फंक्शन की सब सफाइयां चल रही थी मंदिर में, हम लोग फिर सेवा कर रहे थे, गुरुजी आए। तो गुरुजी ने पापा से पूछा, फिर से पूछा मेरे बारे में। तो पापा ने बताया भाई अभी जॉब ढूंढ रहे, जैसा आपने बोला था, तो नौकरी ढूंढ रहे। तो गुरुजी ने बोला 15 दिन में नौकरी, 15 दिन में छोकरी। अच्छा जी, चलो जैसे आपकी मर्जी। उसके बाद 13th डे पे मेरे को जॉब मिल गई, बिना कुछ किए। मेरे बिल्कुल इंटरव्यू, बिल्कुल छोटा सा इंटरव्यू हुआ, मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, और गुरुजी ने खुद मेरे को वहां पे जॉब दिलवा दी, बहुत अच्छी जॉब मेरे को दिलवा दी, नजदीक थी। ये तो हो गया जॉब का। फिर गुरुजी का जब फंक्शन था, तो गुरुजी ने बोला कि फंक्शन वाले दिन मंदिर में आना और हॉल के अंदर तू रहना, मेरे को उन्होंने बोला। और कहते हैं कि मेरी तरफ देखते रहना, जब मैंने तेरे लिए एक लड़की देखी है, जब वो लड़की माथा टेकेगी मेरे को, तब मैं तेरे को आंख मारूंगा, तो तू समझ जाना कि यही वो लड़की है। तो मतलब ऐसा गुरुजी ने बोला, और मेरे को पता नहीं, मैं बहुत फ्रीज कर गया बिल्कुल। और उस दिन जब सेवा में थे, तो मैं अंदर जा ही नहीं पाया। मैं अपने आप को, मेरे को पता था गुरुजी का हुक्म है मुझे जाना चाहिए, पर मैं नहीं जा पाया अंदर, हॉल के अंदर मैं जा ही नहीं पाया, मैं बाहर ही सेवा करता रहा। तो वो दिन निकल गया। फिर उसके बाद फिर गुरुजी कहते हैं अच्छा भाई तुम लोग ना बड़े मंदिर चले जाओ। गुरुजी तो एम्पायर स्टेट में बैठते थे, वहां पे सारी संगत आती थी, संगत का दिन था। गुरुजी ने कहा तुम लोग बड़े मंदिर चले जाओ, वो जो लड़की वाले हैं मैंने उनको भी बड़े मंदिर भेजा है, वहां पे जाके तुम लोग बात कर लो, और आकर फिर मेरे को
बता देना फिर क्या फर्स्ट। मैंने कहा भाई फिर फंसा दिया गुरु जी ने। तो खैर हम लोग बड़े मंदिर गए, जाके मिले। आ, सब कुछ ठीक था, पर मेरे को वो अंदर से आवाज नहीं आ रही थी, मेरे को अंदर से हाँ नहीं हो पा रही थी, मेरे को नहीं बैठ रही थी बात में। बहुत मैंने सोचा उसके बारे में, पर मेरे को अंदर से आवाज ही नहीं आ रही थी कि मैं हाँ करूं हाँ करूं। बिल्कुल मतलब हम लोग मिसमैच थे एकदम से। तो खैर उसके बाद बड़े मंदिर आए और आए एम्पायर स्टेट आए, तो बहुत मैं कश्मकश में था, मैं क्या जवाब दूंगा क्या जवाब दूंगा गुरु जी को, कैसे मैं उनको ना करूं। तो हिम्मत नहीं हो रही थी। तो खैर गुरु जी के पास आए। आते ही मैंने उनको मतलब गुरु जी ने पूछा कि हाँ भी फिर क्या फैसला है। उनका बड़े अनमने से मैंने उनको बोला भी गुरु जी जैसे आपको ठीक लगे, जो जो आप ठीक समझो, वो आई एम ओके विद दैट। तो गुरु जी जानी जान है, उनको तो सब पता था कि ऊपर से हाँ कर रहा हूँ पर अंदर से मेरा मन नहीं है। सो खैर वो बात वहां पे आई गई हो गई। फिर उसके बाद गुरुजी ने दूसरी लड़की दिखाई कुछ टाइम बाद। फिर कुछ टाइम बाद एक तीसरी दिखाई। कुछ टाइम बाद एक चौथी दिखाई। तो पता नहीं इतना मुझे घुमा रहे थे, इतना मुझे घुमा रहे थे। और मैं दिमाग लगाता था, जब मुझे लड़की दिखाई मैं फिर अपना दिमाग लगाऊं कि ये सूटेबल है नहीं है, मैच होगा नहीं होगा, मैं अपना दिमाग लगाए जाऊं। दिमाग लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। गुरुजी कहते हैं मेरे मंदिर में आते हो तो अपना दिमाग बाहर रख के आओ। यहाँ पर दिमाग का कोई काम ही नहीं है, और मैं अपना दिमाग ओवर ड्राइव में चला रहा था। हर चीज में कैलकुलेशन कर रहा था, सब कुछ कर रहा था। तो और उस चक्कर में गुरुजी मुझे घुमाए जा रहे थे। फाइनली जब चौथी लड़की उन्होंने दिखाई तो तब मेरे को लगा कि ये तो इतना ज्यादा मिसमैच था। मतलब वो बिजनेस क्लास फैमिली की और हम लोग जॉइंट फैमिली सर्विस क्लास फैमिली। मैंने कहा ये लड़की तो मतलब मन में मैं सोचा था ये तो हमारे साथ सेट ही नहीं हो सकती, ये तो हमारे घर में कर ही नहीं सकती एडजस्ट। मैंने कहा ऐसी लड़की कैसे गुरुजी दिखा सकते हैं। तब तब मेरी दिमाग की बत्ती जली कि ये सिर्फ गुरुजी मुझे घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं, तो और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मेरे को घुमा रहे हैं जब तक कि मैं अपना दिमाग चलाना बंद ना कर दूं। तो जब वो बात मेरे को समझ नहीं आई, फिर मेरा सरेंडर हुआ। मैंने कहा मन में गुरुजी से कहा, मैंने कहा गुरुजी आई सरेंडर, जो आप बोलो वो मैं करूंगा। जहां आप बोलोगे यहाँ बोलोगे तो यहाँ कर लूंगा, कहीं और बोलोगे कहीं और कर लूंगा। मैं अपना दिमाग अब नहीं चलाऊंगा, आप जैसे बोलोगे। सो वो भी खत्म हो गई बात। फिर उसके बाद 14 मई 2007 को चोला छोड़ने से 2 हफ्ते पहले करीब गुरुजी स्पेशली बड़े मंदिर आए थे। मंडे का दिन था। उस दिन स्पेशली गुरुजी बड़े मंदिर आए। आके उन्होंने मेरे पापा को और मेरे फादर इन लॉ को बिठाया, दोनों को इंट्रोड्यूस करवाया। और गुरुजी ने बोला भाई तेरा बेटा ते तेरी कुड़ी आपस में ब्याह करा लो। सो दैट इज हाउ माई मैरिज गॉट फिक्स्ड। ऐसे गुरुजी की असीम कृपा हुई मेरे ऊपर। वो स्पेशली मतलब इतना आई फील सो ब्लेस्ड कि स्पेशली गुरुजी बड़े मंदिर आए और आकर उन्होंने मेरी शादी फिक्स की। वो भी गुरुजी ने बता दिया कि जुलाई में करनी है, जुलाई एंड में करनी है शादी, क्योंकि उनको तो सब पता था कि अब कुछ दिन में उन्होंने चोला छोड़ देना है। अगर गुरुजी चोला छोड़ेंगे तो इतनी जल्दी हमने शादी करनी नहीं थी, पर गुरुजी का हुक्म था। तो जैसा उन्होंने बोला हमने वैसा किया। गुरुजी ने बोला था कि दोनों तरफ से 25-27 संगत सिर्फ आएगी तो लोग आएंगे। हमने उतने ही लोग बुलाए, दोनों साइड से हमने 25-27 लोगों को ही इनवाइट किया। जो आज लोगों ने कोविड वाली शादी देखी है 50-50 गैदरिंग की, हमने तो तभी देखी थी 2007 में। हमने वो गुरुजी ने हमारी उस तरीके की शादी करवा दी थी। तो खैर उसके बाद गुरुजी ने बैंगलोर भेजा। बैंगलोर जाने का बिल्कुल मन नहीं था कि बड़ा मंदिर दिल्ली में सब कुछ यहाँ पे है, बैंगलोर इतना दूर क्या करने जाके। पर गुरुजी का हुक्म होता है, जो उनको कराना होता है वो करवा ही देते हैं। तो गुरुजी ने बोला बैंगलोर जाओ, तो ठीक है। मतलब जैसे जैसे सरकमस्टेंसेस बनते गए तो हम गए बैंगलोर। वहां पे जाके सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। धीरे धीरे गुरुजी ने सेट कर दिया हमें अच्छे से वहां पे। सब कुछ बहुत अच्छा था बैंगलोर में। बस एक प्रॉब्लम थी भाई, सत्संग नहीं होते थे। ये बड़ा हमें दुख होता था यार, सत्संग नहीं हो रहा, बाकी सब तो है यहाँ पे। फिर धीरे धीरे गुरुजी ने हमने सोचा भाई चलो अपने घर में एक सत्संग करते हैं आपस में ही। मेरी मम्मी और सिस्टर आए हुए थे दिल्ली से, तो हमने कहा आपस में सत्संग कर लेते हैं। तो अपना बैठ जाएंगे हम, फैमिली फैमिली बैठ जाएंगे। तो हमने सोचा था भाई सैटरडे या संडे हम सत्संग करेंगे अपना। तो पापा नहीं आए थे, पापा बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे एक दिन। वहां पे वो किसी को ऐसे बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कल मेरे बेटे के यहाँ सत्संग है बैंगलोर में। तो दीपक गुप्ता अंकल वहां से बस गुजर रहे थे, वो गुजर रहे थे, उनके कान में उतनी आवाज पड़ी कि कल बैंगलोर में सत्संग है। उन्होंने आके पूछा, वो कहते भाई मेरे रिलेटिव्स तो रहते हैं, वो गुरुजी को मानते हैं और बैंगलोर में रहते हैं। तो ऐसे करके हमें संगत के बारे में पता चल गया, एक संगत के बारे में। उसके बाद हमें धीरे धीरे करके दूसरे संगत के बारे में पता चला, फिर तीसरे संगत के बारे में पता चला। ऐसे करके करके
कुछ ही महीनों के अंदर इतनी संगत वहां पे हो गई, सत्संग रेगुलर स्टार्ट हो गए, हर हफ्ते वहां पे सैटरडे को सत्संग स्टार्ट हो गया। और कुछ टाइम के अंदर तो वहां पे इतने सत्संग होने लगे कि 3-3 महीने, 6-6 महीने की वेटिंग चलती थी सैटरडे के सत्संग की। लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ता था, 6-6 महीने बाद जाके आपका नंबर आता था। तो सब गुरु जी की विजन थी, सब गुरु जी की प्लानिंग थी, उनको करवाना था। हम तो पपेट से, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। जो गुरु जी ने करवाना है, जिससे सेवा करवानी है, गुरु जी करवा देते हैं। फिर उसके बाद फिर वापस सरकमस्टेंसेस चेंज हुए, हम वापस चेंज हुई जॉब, हम दिल्ली आए, वापस गुड़गांव आ गए। फिर उसके कुछ टाइम बाद गुड़गांव में हम लोग सेट थे। फिर मेरी नोएडा में नौकरी लगी, तो मैं नोएडा से अप डाउन करने लगा। फिर उसके बाद हम सोच रहे थे भाई अब शिफ्ट हो जाते हैं, नोएडा शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे नोएडा से गुड़गांव अप डाउन करना तो बड़ा मुश्किल काम है। तो लेकिन मेरी आंटी की जॉब थी वो घर के नजदीकी थी, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, और बेटी का भी स्कूल था, दोनों सेट थे अपनी जगह पे। तो कहते भाई हम लोग तो बहुत अच्छे से सेट है यहाँ पे, मतलब नहीं बनता, नोएडा का नाम भी बहुत खराब है, तो हम लोग ऐसे ही रहेंगे भाई, नोएडा शिफ्ट नहीं होते हम। ये फैसला हुआ हमारा। अगले दिन जब मेरी आंटी ऑफिस गई, वो स्कूल में और ऑफिस में काम करती थी, तो वहां पे उसके ऑफिस में उन्होंने बोला कि भाई हम लोग नोएडा में भी एक सेंटर खोल रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप उस सेंटर को हेड करें। मेरी आंटी ने सोचा ये तो बहुत अच्छा है भाई, वर्टिकल ग्रोथ मिल रही है, सैलरी हाइक मिल जाएगा, इतनी अच्छी प्रोफाइल हो जाएगी, चलो ठीक है। हम लोग नोएडा वैसे भी सोच ही रहे थे, तो चलो शिफ्ट हो जाते हैं। तो हमने फिर नोएडा में बेटी के लिए स्कूल देखना स्टार्ट किया। एक अच्छे स्कूल में गुरुजी की कृपा से उसकी एडमिशन भी हो गई। एडमिशन हुई, हम जाकर उसकी फीस वगैरह, एडमिशन फीस जो है वो दे के आए। अगले दिन जब मेरी आंटी स्कूल गई अपने, तो उसको स्कूल में कहते हैं कि हमने वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है नोएडा का। तो मेरी आंटी को तो बड़ा फील हुआ कि गुरुजी आपने तो हमारे साथ धोखा किया, ये तो देखो चीटिंग कर दी आपने हमारे साथ, ऐसा कैसे किया आपने। तो मैं अपनी आंटी को वही समझा रहा था कि देखो तुम सीधे तरीके से मान नहीं रही थी, इसलिए गुरुजी ने तुम्हें लॉलीपॉप दिया ताकि तुम मान जाओ, क्योंकि जो गुरुजी ने करवाना है, जो हमारे लिए अच्छा है, वो गुरुजी हमसे करवाते हैं। तो फिर ऐसे करके हमने कहा चलो एडमिशन हो गई है तो हम शिफ्ट हो ही जाते हैं। तो फिर हम नोएडा शिफ्ट हो गए, आंटी और बेटी शिफ्ट हो गए। यहाँ पे गुरुजी ने धीरे धीरे हमें सेट कराया। उसके बाद हमारी एरिया में वैसे तो बहुत सत्संग होते हैं नोएडा में, पर हमारी एरिया के आसपास हमें पता नहीं थे, कोई सत्संग होते नहीं थे। फिर हमारे एरिया में गुरुजी ने सत्संग स्टार्ट करवाया। हमारे घर में हमने अपने एक कमरा गुरुजी का बना लिया था, तो हमारे घर में सत्संग होने लग गया। धीरे धीरे करके पहले तो हम ही बैठते थे, मैं और आंटी बैठते थे, फिर धीरे धीरे करके संगत जुड़ने लग गई। सेम जैसे बैंगलोर का हुआ था वैसे यहाँ भी सेम रिपीट हुआ। धीरे धीरे करके संगत जुड़ने लग गई, जुड़ने लग गई, जुड़ने लग गई। तो एक बार हमारे घर में सत्संग चल रहा था सैटरडे का, तो काफी संगत थी कमरे में, और मैं ऐसे शब्द चल रहे थे, मैं मन में गुरुजी से बात कर रहा था। मैं गुरुजी को बोल रहा था भाई गुरुजी, देखो भाई संगत इतनी बढ़ गई है, अब तो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, हर बार कोई ऐड होता जा रहा है, कमरा तो भरता जा रहा है, ये कमरा भर जाएगा तो फिर क्या करेंगे। तो ऐसे मेरे को जैसे मन में गुरुजी की आवाज आई कि अभी भरा तो नहीं ना, जब भर जाएगा तब मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। तो मैंने भी बड़े कैजुअली गुरुजी को जवाब दिया, मैंने कहा गुरुजी आपने कुछ नहीं बताना, कमरा भर जाएगा तो आप कहोगे जाओ हॉल में कर लो सत्संग, मैंने कहा इतना ही बोलना है आपने, और कुछ नहीं बोलना। तो ऐसे बड़ी कैजुअल एक चिट चैट चल रही थी गुरुजी के साथ, वो बात आई गई होगी। और कुछ टाइम निकला, सत्संग चलते रहे। फिर एक दिन सत्संग के बाद एक फैमिली के साथ हमारी बात हो रही थी, जब सत्संग खत्म हो गया, तो वो कह रहे थे कि ऐसी ना कोई जगह होनी चाहिए डेडिकेटेड, जहां पर संगत कभी भी आकर बैठ सके और आकर गुरु जी का ध्यान लगा सके, विच इज एक्सेसिबल टू एवरीवन। तो तब आई रियलाइज कि उस दिन इतनी संगत आई थी कि पूरा कमरा भरा हुआ था, और कमरे के बाहर भी संगत बैठी हुई थी कुर्सियां डाल के। तो जो गुरु जी ने बोला था कि जिस दिन कमरा भर जाएगा उस दिन बताऊंगा मैं कि आगे क्या करना है, तो मैंने कहा ये तो गुरु जी का ही मैसेज है, ये गुरु जी हमें बता रहे हैं कि हमें आगे अब क्या करना है। तो अब हमें ऐसी एक, ये गुरु जी का हुक्म है, अब हमें ऐसी कोई जगह देखनी चाहिए नोएडा के अंदर जहाँ पे कॉमन प्लेस हो, जहाँ पे संगत आकर बैठ सके और आके गुरु जी का ध्यान लगा सके, गुरु जी का सत्संग हो सके। तो वो अंकल कहते हैं भाई मेरे को एक प्रॉपर्टी है, एक 2 BHK है, वो हमें मिलने वाला है, पोजेशन की 1-2 महीने में मिल जाएगी, तो हम वहां बना लेते हैं। हमने पर्ची डाली, गुरुजी से पूछा, तो गुरुजी ने कहा हाँ ठीक है वहां बना लो। तो हाँ आ गई गुरुजी की, तो वहां पे गुरुजी का दरबार बना लिया। वो गुरुजी की गद्दी लेके लेके आए, वो गद्दी बिल्कुल गुरुजी ने
पता चल रहा था कि खुद गुरुजी ने पसंद करके अपने अपने जैसी उनको पसंद है वैसी गद्दी उन्होंने बनवाई। हमने जब गद्दी देखी थी तो बिल्कुल रॉ थी, सिर्फ लकड़ी का स्ट्रक्चर था, कि बनी नहीं थी। तो दो गद्दियां उन्होंने दिखाई थी कि ये दो चेयर्स हैं जैसी आप बता रहे हो, इसमें से देख लो कुछ पसंद आता है तो एक उसमें से बेटर लग रही थी। हम ढूंढ ढूंढ के ना बहुत थक चुके थे। हमने कहा चलो यार ये ठीक लग रही है, ये ले लेते हैं। हमने उसको हाँ कर दिया था। जब वो बन के पूरी तैयार हुई, हम जब डिलीवरी लेने गए उसकी, हम हैरान हो गए। बिल्कुल मतलब निखर के वो आ गई थी, और जहां गुरुजी का सर होगा उसके पीछे बिल्कुल शेषनाग बने हुए, और इतनी इतनी सुंदर, इतनी भव्य वो गुरुजी की गद्दी बन के आई थी कि हम हैरान हो गए। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं था जब हमने उसको रॉ देखा था। तो वो सारा गुरुजी का मतलब उसमें दिख रहा था कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। गुरुजी खुद अपनी पसंद की गद्दी बनवा रहे हैं और बनवा के ला रहे हैं। और वहां आज भी सत्संग होते हैं, बहुत साल हो गए इस बात को। हर हफ्ते वहां सत्संग होते हैं सेक्टर 119 में। और इतना अच्छा ध्यान लगता है, इतना इतनी वहां की पावरफुल वाइब्रेशंस है। पुरानी संगत भी जो भी आती है सब कहते हैं बिल्कुल हमें एम्पायर स्टेट की फीलिंग आती है। जितना हो सके हमने बिल्कुल एम्पायर स्टेट का फॉर्मेट वहां पे फॉलो किया है। और बहुत स्ट्रांग वहां की वाइब्रेशंस होती है। जो संगत आती है उनका बहुत अच्छा ध्यान लगता है। सब गुरु जी की कृपा से वहां पे हो रहा है। उसके बाद मैं अपनी बेटी के बर्थ का बताता हूँ। तो हमें वो भी एक गुरु जी का मैसेज आया कि फैमिली स्टार्ट करो, फैमिली प्लानिंग करो। तो हमने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर जब फैमिली होने वाली थी तो हमें कई जगह से मतलब बहुत सारी संगत से हमें मैसेजेस आने लग गए कि हमें बेटा होगा। हमने कहा ठीक है भाई, बेटा बेटी ठीक है, जो भी है गुरु जी की ब्लेसिंग्स है। तो ठीक है, एक संगत, दो संगत, तीन संगत, बहुत सारी संगत से हमें ये मैसेज आने लगे। तो वी वर ऑलमोस्ट 100% श्योर कि जब इतने मैसेजेस आ गए हैं अलग अलग सोर्स से तो बेटा ही होंगे। कुछ टाइम बाद जब हुआ तो डिलीवरी हुई तो बेटी हुई। वी वर शॉक कि ये कैसे हो गया, जब इतनी संगत से हमें मैसेजेस आए हैं, गुरु जी ने बोला है बेटा होगा, तो बेटी कैसे हो गई। अभी डॉटर मेरी हुई थी, उसके कुछ टाइम बाद ही फोन आया, मेरी मदर इन लॉ को फोन बजा। तो एक संगत आंटी का फोन था, तो वो पूछ रही थी कि निधि दीदी को बेटी हुई है। मैंने कहा अभी तुम्हें कैसे पता, अभी तो हमने किसी को बताया ही नहीं, हमने तो अभी शक्ल भी नहीं देखी। वो कहते हैं कल, वो आंटी कहती है कल रात को मेरे को गुरुजी ड्रीम में आए। गुरुजी ने मेरे को दिखाया कि हितेश और निधि को बेटा हुआ है। और वो बेटा जो है वो बहुत बहुत नालायक है, बहुत ही बिगड़ा हुआ है। पूरी उसकी एज दिखाई, ऐसे उसको बड़ा होता हुआ दिखाया, 15-16 साल तक उसको दिखाया कि वो बहुत बिगड़ा हुआ, बहुत जिद्दी है, नालायक है बिल्कुल। और दोनों माँ माँ बाप के मतलब उसने नाक में दम कर रखा है। गुरुजी ने दिखाया कि देख इनको बेटा होता ना तो इनकी ये हाल होना था इनका। मैं इसलिए इनके बेटे को बेटी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो मतलब हम सोच भी नहीं सकते हमें 15 साल बाद क्या प्रॉब्लम आई थी, कहाँ से हम इमेजिन करें। और गुरुजी उसको देख भी लेते हैं और उसको उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं। हमें कुछ नहीं करना पड़ता, सब गुरुजी खुद कर देते हैं। हम सिर्फ गुरुजी के गोद में बैठ के, बच्चे की तरह उनके गोद में बैठ के बस हम इंजॉय कर रहे हैं। सब हमें गुरुजी प्रोवाइड करते हैं। फिर मैं एक बार बताता हूँ कि एक बार मैं ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, तो इतने में मेरे को फोन आ गया। रात का समय था, मेरी नाइट शिफ्ट होती थी। मेरे को फोन आ गया कि पापा को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। उनका एक हाथ एक पैर चलना बंद हो गया था। अब वो भी देखो, पैरालिसिस का अटैक भी उनको मंदिर के अंदर आया, मंदिर में सेवा कर रहे थे वहां पे आया उनको। तो सेवा कर रहे थे वहीं पे, इतने सेवादार सब थे, फटाफट उनको गाड़ी में बिठाया और इमीडिएटली हॉस्पिटल ले गए। पापा को ड्राइव करने के लिए भी मना किया हुआ है, मम्मी भी ड्राइव नहीं करती। अगर घर में आया होता तो पता नहीं कौन, मतलब वेट करना पड़ता कभी कौन आता, कोई आके फिर लेके जाता उनको। तो ऐसे उसका भी गुरुजी ने पूरा ध्यान रखा कि बहुत जल्दी उनको फटाफट हॉस्पिटल आराम से पहुंचा दिया। तो हमें भी खबर आ गई कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है, पहुंचो तुम लोग हॉस्पिटल। तो हम लोग निकले ऑफिस छोड़ के, फिर हॉस्पिटल के लिए निकले। तो बड़ा डर लग रहा था उस वक्त कि पता नहीं क्या होगा। अभी थोड़ा ही रास्ता था, मैं डीएनडी तक ही अभी पहुंचा था। अभी मैं हॉस्पिटल बसंत कुंज पहुंचा भी नहीं था। 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा ही हुआ होगा मुश्किल से। तो मैंने एकदम से मेरे ब्रदर का फोन आया। तो मेरे को भी बड़ा डर लग रहा था कि पता नहीं क्या खबर आ सकती है। तो मैंने पूछा, भाई से पूछा, मैंने कहा भाई सब ठीक है, पापा कुछ बात कर पा रहे। कहते हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा कुछ बात कर पा रहे हैं पापा, पापा ने कुछ बोला क्या। कहते बोला, कहते वो दूसरे पेशेंट्स के साथ बैठ के सत्संग कर रहे हैं। मतलब जिसको पैरालिसिस का अटैक हुआ हो, 75 प्लस हो,
इमरजेंसी में एडमिटेड हो, और देखो गुरुजी की क्या कृपा है, क्या उनकी रिकवरी होती है कि सिर्फ नाम का मतलब उनको हो रहा है और वो वहां बैठ के दूसरे पेशेंट्स के साथ सत्संग कर रहे हैं। और जब डॉक्टर उनको देखने आया तो इधर उधर देख रहे, बोलते पेशेंट कौन है, बोले यही पेशेंट है। वो देख के लग ही नहीं रहा था कि कहीं से वो पेशेंट है। इतनी उनकी रिकवरी हो गई, आधे पौने घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते ही गुरुजी ने उनकी इतनी रिकवरी कर दी। उनका जो केस देखा था डॉक्टर ने कहा था आपकी एज देखकर और कंडीशन देखकर आपको 9 महीने लगेंगे कम से कम, फिजियोथेरेपी आपको लेनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप थोड़े से इंडिपेंडेंट बन सकोगे कि आप अपने काम खुद से कर सके। ये डॉक्टर्स ने कहा था 9 महीने फिजियोथेरेपी लेनी पड़ेगी। गुरु जी की ऐसी कृपा हुई, वो एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, पापा दौड़ने भागने लग गए थे। 75 की एज में एक हफ्ते के अंदर उनकी पूरी रिकवरी गुरु जी ने कर दी थी। ये है गुरु जी की कृपा के। प्रॉब्लम आती भी है, आएगी जरूर प्रॉब्लम, पर छू के निकल जाएगी, होएगा कुछ नहीं। और ये उनके लिए होता है जो गुरु जी की सेवा करते हैं, सिमरन करते हैं। आप, गुरु जी कहते हैं जितना तुम मेरे मंदिर आओगे, मेरे सत्संग में आओगे, मैं तुम्हारे पुट्ठे कर्म सीधे करता जाऊं। जो गुरु जी के दरबार में आएगा, गुरु जी को मानेगा, गुरु जी की कही हुई बातों को मानेगा, उसको ब्लेसिंग्स तो मिलनी ही मिलनी है, उसके हर काम पूरे होंगे, उसकी हर प्रॉब्लम गुरु जी दूर करते हैं। लेकिन गुरु जी की बातें मानना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी सिंपल सिंपल बातें होती हैं। सत्संग में आओ तो मोबाइल मत यूज करो। आजकल तो देखो तो वीडियोस बन रहे होते हैं, फोटोज खींच रही होती हैं, सेल्फीज हो रहे होते हैं। गुरु जी को मानना एक बात है, और गुरु जी की बातें मानना एक अलग बात है। गुरु जी को मानने से ज्यादा जरूरी है गुरु जी की बातें मानना। गुरु जी ने जो बोला है, अगर उसको नहीं मान सकते तो फिर कोई फायदा नहीं है। जो गुरु जी की बात मानेगा वही गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर जाएगा। सिर्फ गुरु जी की बातें मानो। गुरु जी पत्थरों के लिए कहते थे, जो हम ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टोन्स पहनते हैं, इनके लिए कहते थे क्या ग्रह उंगलियों में पाल रखे हैं तुमने, क्या ग्रह पहन के घूम रहे हो, पुट्ठे ग्रह पहन रहे हो, इसका पुट्ठा इफेक्ट हो जाता है, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे कोई ग्रह उल्टे भी हैं तो वो गुरुजी उनको सीधा कर देते हैं। जब जैसे करना होता है वो गुरुजी कर देते हैं। पत्थर पहनने की, किसी की पूजा करने की हमें कोई जरूरत नहीं। हम एक जगह पे आए हैं, यहाँ पे ही हमें सब कुछ मिलता है। सारे देवी देवता सब गुरुजी में से निकले हैं। हमें और कहीं जाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमें सब गुरुजी पे ही मिल जाएगा। सब हमें गुरुजी देते हैं, सिर्फ हमें पेशेंस रखना है। फिर उसके बाद मैं बताता हूँ। अच्छा, ये पैरालिसिस हुआ तो उसके एक हफ्ते बाद हम लोगों का हरिद्वार ऋषिकेश जाने का प्लान बना हुआ था। तो हम, जब पापा ठीक हो ही गए थे तो हमने कहा चलो फिर प्लान क्यों कैंसिल करें, तो हम चले गए हरिद्वार ऋषिकेश। तो किसी ने हमसे बोला था कि गंगा जल ले आना हमारे लिए। तो ऋषिकेश में मैं गंगा जल भर रहा था, तो पानी थोड़ा मडी था वहां पे। तो मैंने सोचा थोड़ा एक कदम और आगे ले लूं, थोड़ा साफ पानी भर लेता हूँ। मैं थोड़ा सा आगे जैसे गया तो वहां पे जमीन अनइवन थी। मैं एकदम से पानी में नीचे चला गया एकदम। और गंगा का फ्लो तो आप समझ सकते हो कितना हो गया है। मैं एकदम से डूबने लगा, मुझे स्विमिंग आती नहीं है। मैं हाथ पैर मार रहा हूँ और कोई मेरे को बचा नहीं पा रहा। सब आसपास है लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा मेरे को, फ्लो इतना ज्यादा। मैं अंदर चला गया बिल्कुल पानी के, मैं डूबने लग गया था बिल्कुल। मेरे मन में बस इतना ख्याल आया, 3 बजे मैंने कहा गुरु जी बचा लो। सिर्फ इतना मेरे मन में ख्याल आ पाया। और विद इन सेकेंड्स मैं आपको बता रहा हूं, मेरे को नीचे कहीं से कुछ पत्थर प्रकट हुआ कि था पहले से कि गुरुजी लेके आए, और मैं उसके सहारे से सपोर्ट लेता लेता मैं बाहर आ गया। विद इन सेकेंड्स मैं बाहर आ गया। नहीं तो मेरा खेल उसी वक्त खत्म था, और मुश्किल से 10-15 सेकेंड अगर मैं और रहता पानी में तो मैं खत्म था, बिल्कुल बह जाता। गुरुजी ने मतलब याद किया गुरुजी को, एंड इंस्टेंटली गुरुजी ने, ही केम टू माई रेस्क्यू, और गुरुजी ने मुझे बचा लिया। और एक मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं दिन में अपनी डॉटर को बस स्टैंड से पिकअप करने जाता था जब वो स्कूल से आती थी। तो उसको लेकर एक बार मैं वापस आ रहा था, तो जब अपने टावर तक पहुंचा मैं, तो बत्ती गई हुई थी। जब बत्ती गई हुई थी और गार्ड ने इन्फॉर्म किया कि भाई डीजी खराब पड़ा हुआ है, तो देर इज नो इलेक्ट्रिसिटी। अब जब बिजली आएगी, मेंस आएगा, तभी अब वो चल पाएगी, लिफ्ट चल पाएगी। अब हम रहते थे 23rd फ्लोर पे। अब मैंने कहा भाई या तो मैं गर्मियों में नीचे बैठा रहूं, या मैं 23 फ्लोर चढ़ के जाऊं। उनका भाई बैठने का तो कोई फायदा ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, बिजली आधे घंटे में आएगी, 2 घंटे में आएगी, 4 घंटे में आएगी।
बैठ के क्या फायदा, उनके चलो चलते हैं, जहां थक जाएंगे वहीं बैठ जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कर करके पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने चलना शुरू किया, गुरुजी को याद करके चलना शुरू किया। गुरुजी ने 23 फ्लोर मुझे नॉन स्टॉप चढ़ा दिए। मैंने ब्रेक भी नहीं लिया और कुछ ही मिनटों में मैं ऊपर पहुंच गया। कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं अपने ऑफिस में 3 फ्लोर कई बार चढ़ता था सीढ़ी के, मैं थक जाता था, मेरी टांगे कांपने लग जाती थी। और यहाँ गुरुजी ने मुझे 23 फ्लोर चढ़वा दिए। मुझे कोई थकान नहीं हुई, मुझे कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सांस नहीं चढ़ा, नथिंग हैपेंड। पता नहीं क्या वो कष्ट था, क्या गुरुजी ने कटवाना था, वो गुरुजी ने करवा दिया। और जैसे ही मैं 23 अपने फ्लोर पे पहुंचा, मैं दरवाजा भी नहीं खोल पाया था, उससे पहले लाइट आ गई। तो बस कोई कष्ट था जो गुरुजी ने क्लियर करवाना था, गुरुजी ने करवा दिया क्लियर। कुछ हुआ भी नहीं। बीच के पता नहीं कितने फ्लोर्स बीच के गुरुजी ने गायब कर दिए। विद इन मिनट्स मेरे को 23वें फ्लोर पे उन्होंने पहुंचा दिया, और बहुत धीरे धीरे हम लोग चढ़ रहे थे, बिल्कुल आराम आराम से। कुछ ही मिनट के अंदर गुरुजी ने हमें 23 फ्लोर पे चढ़वा दिया। सब गुरुजी की कृपा है। वो जो चाहे जब चाहे कर ले। हर प्रॉब्लम का हल गुरुजी के पास है। हमें विश्वास रखना है, हमें उनसे बस भरोसा रखना है, और अपनी कमाइयां करनी है। गुरुजी के सत्संग में आना है, लंगर प्रसाद खाना है। बाकी सब गुरुजी ने देखना है, जो होगा जब सही वक्त होगा। हर चीज गुरुजी हमें देते हैं, सही वक्त पे देते हैं। हमने धैर्य बना के रखना है, पेशेंस रखना है। आई थिंक मैं इसके साथ अपना सत्संग कंक्लूड करूंगा। जय गुरु जी।